गुड आफ्टरनून क्लास। जैसा कि हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस कर रहे थे और आज आपका अगला टॉपिक ये है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ओवरऑल स्ट्रक्चर कह लीजिए, ओवरऑल आर्किटेक्चर कह लीजिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ पहले हम कुछ थ्योरी समझेंगे और फिर उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश, इसको समझा जाएगा, इसको डिस्कस किया जाएगा। Database is a software that allows access to data stored in database and provide ease and effective methods। अब ये क्या कह रहा है कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था डेटाबेस पढ़ते समय शुरुआत में, कि डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया डीबीएमएस कि जो हमको ईज प्रोवाइड कर सके। इजी वे में हम कैसे एडिट या सारी चीज़ें जो समझाया गया था उसको हम कैसे परफॉर्म कर सके इजीली और इफेक्टिवली, उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस किया जा रहा है। चलिए कैसे, तीन चार पॉइंट्स हमने बताए थे। उसके अलावा और भी कई अपने मन से सोच के लिख सकते हैं, लेकिन तीन चार मेन टॉपिक्स है, मेन पॉइंट्स है जो कि हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे पहला, डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप वर्क करेंगे तो इंफॉर्मेशन को आप डिफाइन करेंगे ना। फिर है नेक्स्ट है स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, लार्ज अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है, जो भी अमाउंट ऑफ डेटा है उसको स्टोर करना। फिर उसके बाद मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन। मैनिपुलेटिंग आपको समझाए थे कि इरेज, डिलीट, अपडेट। फिर उसके बाद कोई चीज़ कहीं से कॉपी करनी है, कुछ एडिट करना है, तो वो जो है आपका मैनिपुलेटिंग में आ गया। प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने रखी है, अब उसको जो है हमको प्रोटेक्ट करना है। तो ये कुछ तीन चार पॉइंट्स हो गए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझा गया। अब आगे का पॉइंट कहता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज आल्सो रिफर्ड टू ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर। मतलब ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर को ये समझने में मदद करता है। और डेटाबेस स्ट्रक्चर, ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वही चीज तो है कि सिस्टम स्ट्रक्चर और डेटाबेस स्ट्रक्चर को रिफर करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको समझना है, इसमें कैसे काम करना है, इसमें कैसे इंसर्ट, डिलीट, इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी और ये सब कैसे परफॉर्म करना है, ये चीज़ों के बारे में बताता है। अब जो मेन चीज़ है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो तीन मेन चीज़ों से मिल करके बना है। कौन सी तीन मेन चीज़ें हैं? पहली है क्वेरी प्रोसेसर। कोई भी क्वेरी आएगी, आप सिस्टम पे बैठे हो, आपने क्वेरी की, तो सबसे पहले तो आपने क्वेरी की ना, तभी तो वो आगे उसके प्रोसेस करेगा। तो क्वेरी स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद है स्टोरेज मैनेजर। एक मैनेजर है, उसमें स्टोर करता है, जो स्टोरेज होती है वो है। फिर तीसरा है डिस्क स्टोरेज है। तो ये तीन हमने समझा। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में ये पूरा डायग्राम को समझते हैं, कोशिश करते हैं डिस्कस करने की। यहाँ से शुरुआत हुई डेटाबेस आर्किटेक्चर से। डेटाबेस, अब यहाँ पे डेटाबेस स्कीमा कुछ आया, कुछ डेटाबेस हमको दिया गया, वहां से इसने नीचे भेजा डीडीएल कंपाइलर के पास, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम बता चुके हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज उधर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। अब इसमें डीडीएल कंपाइलर के पास भेजा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें कंपाइलर यहाँ पे आया। यहाँ से आने के बाद डिक्शनरी मैनेजर के पास गया, जो प्रोसेस हमारा चल रहा है। फिर ये इसको भी क्वेरी को ऑप्टिमाइजर के पास भी भेजेगा, और यहाँ ऑथराइजेशन कंट्रोल को भी चेक करेगा कि जो अगला इंसान है वो
ऑथराइज्ड है कि नहीं है। फिर उसके बाद इसने यहाँ भेजा क्वेरी ऑप्टिमाइजर के पास, यहाँ ऑप्टिमाइज हुआ, यहाँ से फिर इसने कमांड प्रोसेसर के पास भी ये भेजेगा। फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे शेड्यूलिंग हुई, शेड्यूलर के पास भेजा, शेड्यूलर ने यहाँ भी चेक किया कि ट्रांजैक्शन मैनेजर को भेज करके वहाँ ट्रांजैक्शन भी चेक कर लिया। अब नीचे गया, यहाँ पे रिकवरी दिखाई दे रहा है ना, रिकवरी मैनेजर, रिकवरी होगी क्या होगा उसके पास भेजा, और इसने जो है बफर मैनेजर के पास भी भेजा। अब यहाँ पे यूजर वाला आ जाता है, यहाँ पे क्वेरी आई, क्वेरी के बाद क्वेरी प्रोसेसर के पास गया, क्वेरी प्रोसेसर के बाद आने के बाद ऑथराइजेशन कंट्रोल के पास गया, ये इसको भी भेजेगा, ये दोनों क्रॉस चेक करेंगे, चाहे यहाँ से आएगा चाहे इधर से आएगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक करेंगे। फिर उसके बाद ये भेजेगा कमांड प्रोसेसर के पास, कमांड प्रोसेसर के पास भेजने के बाद कमांड प्रोसेसर इसको भी भेजेगा। उसी तरह क्वेरी प्रोसेसर यहाँ डेटा मैनिपुलेशन कंपाइलर के पीएमएल कंपाइलर के पास भी भेजेगा, और यहाँ पे जब कमांड प्रोसेसर आया ये इंटीग्रिटी चेकर के पास भेजेगा। इंटीग्रिटी चेकर यहाँ पे इंटीग्रिटी मतलब कितना हमारा डेटा जो है वो कितना प्रॉपर है, कितना सेफ है, सिक्योर है, ये सब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, तब देखेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और इंटीग्रिटी चेकर, मतलब ओवरऑल इंटीग्रिटी के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन मैनेजर के पास कमांड प्रोसेसर है, ये यहाँ से कमांड प्रोसेसर के पास गया, इसने इसको भी भेजा और यहाँ भी चेक हुआ। फिर ट्रांजैक्शन मैनेजर, फिर उसके बाद ये एरो यहाँ पे स्पेस कंप्लीट किया, थोड़ा सा छोटा एरो है, बफर मैनेजर के पास गया। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आया डेटा फाइल्स, यहाँ पे डेटा फाइल्स जो रखी जाएंगी, डिक्शनरी रखी जाएगी, डेटा डिक्शनरी रखी जाएगी। अब इधर आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम में, एप्लीकेशन प्रोग्राम में इसको कहेगा डीएमएल कंपाइलर के पास, डीएमएल कंपाइलर ने इधर इमेज का भी चेक कर लिया, अभी हमने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद ये आया इंटीग्रिटी चेकर, इंटीग्रिटी चेक हुई, फिर इसने कमांड प्रोसेसर वगैरह से सब्सिट्यूट करके ये है आपका ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर या फिर आर्किटेक्चर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर या फिर आर्किटेक्चर। ये आपका ये टॉपिक पूरा हो गया। अब एक टॉपिक आपका बच रहा है, होप कि ये समझ में आया होगा डिस्कस जो किया गया। अब एक टॉपिक आपका ये बच रहा है, थोड़ा एंटिटीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे, अब हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं समझने की एट्रीब्यूट्स के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट्स। हमने एंटिटी पीछे पढ़ा था, एंटिटी में जब हम ईआर डायग्राम बनाते थे तो ईआर डायग्राम में एंटिटी बनती थी, रिलेशनशिप होता था, फिर उसके बाद ऊपर जो सर्किल इलिप्सिस वगैरह वाले थे उसमें आपके अलग अलग एंटिटी के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है, तो वो एट्रीब्यूट्स हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या कहता है, ईच एट्रीब्यूट हैव अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, मतलब हर एट्रीब्यूट के परमिटेड वैल्यूज के सेट होते हैं, कॉल्ड डोमेन, जिनको हम डोमेन कहते हैं, या फिर वैल्यू सेट भी कहा जा सकता है। मतलब हर एट्रीब्यूट का एक सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज होता है जिसको हम डोमेन या वैल्यू सेट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल देख लेते हैं, कस्टमर नेम, जैसे कि द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट माइट बी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब जो एट्रीब्यूट का डोमेन है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स भी हो सकता है। कैसे, एग्जांपल के तौर पे कस्टमर नेम हो गया, या फिर दो का सेट हो सकता है, कस्टमर नेम हो सकता है, अब अगर उसने कोई लोन लिया है तो कस्टमर का लोन नंबर हो सकता है,
इस तरह हो सकता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे हो। अब है अगला, अब इन एट्रीब्यूट्स में भी कुछ और एट्रीब्यूट्स है अंदर, जैसे अगला है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट क्या कहता है हमारा? सिंपल एट्रीब्यूट ये कहता है कि द एट्रीब्यूट्स which are not divided into सब पार्ट्स। वो एट्रीब्यूट जो कि सब पार्ट्स में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे? चलिए वो भी एक एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए अकाउंट बैलेंस हमने क्या बताया कि सिंपल एट्रीब्यूट हम डिवाइड नहीं कर सकते। अकाउंट बैलेंस है तो उसको किसी, मेरे ही अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपए है। अब उस 10,000 को वो 4 जगह तो लिखेंगे नहीं कि 2,500 ये यहाँ है, 2,500 ये, 2,500 ये। एक ही बैंक में है, 10,000 है तो 10 को 4 बार तो नहीं लिखेंगे ना, हम 10,000 लिखेंगे। तो इस तरह ये अलग नहीं किया जा सकता, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड सब पार्ट्स में नहीं किया जा सकता। ये है सिंपल एट्रीब्यूट। चलिए नेक्स्ट है अपना कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या कहता है? एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, मतलब वो एट्रीब्यूट्स जो कि अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, एग्जांपल हम देखते हैं। किसी का नाम, अगर किसी का नाम है तो किसी का फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा। तो इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, तो ये इसका बैलेंस हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या कहता है हमारा? द एट्रीब्यूट हैव सिंगल वैल्यू फॉर स्पेसिफिक एंटिटी, मतलब वो एट्रीब्यूट जिसकी एक ही सिंगल वैल्यू हो किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी की, उसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो लोन लिया है, उसका कोई भी लोन हो सकता है, कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, उसने लोन लिया है। अब वो जिस बैंक से लिया है उसका लोन नंबर तो एक ही होगा ना, वो कुछ अलग अलग लोन नंबर, एक ही लोन का एक ही नंबर होगा। उस तरह ये इसका सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट का हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट।
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या कहता है हमारा? द एट्रीब्यूट विच मे हैव मेनी वैल्यूज, मतलब कोई ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मोबाइल नंबर मान लीजिए कि एक कस्टमर है, उसके 4 मोबाइल हैं, तो 4 मोबाइल के चारों नंबर वो अपडेट रख सकता है अपने बैंक अकाउंट के साथ। तो ये आपका एग्जांपल लिख देते हैं। ये आपका इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या कहता है? द वैल्यू फॉर दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कैन डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ अदर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स और एंटिटी। मतलब डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या है कि आप दूसरी एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के द्वारा हम इस एट्रीब्यूट को डिराइव कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कैसे? सोचिए कोई एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल हो गया एक आपका एज मान लीजिए, बैंक का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो एज मान लीजिए। अब एज में कैसे? अब आपने मान लीजिए वहां पे आधार कार्ड, आपने जब अकाउंट खुलाने गए तो आपने आधार कार्ड मांगा गया, आपने आधार कार्ड दिया, उसमें लिखा है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब डैश 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 डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ से आप एज को डिराइव कर सकते हैं कि नहीं? अब किसी की मान लीजिए 95 है डेट ऑफ बर्थ, किसी की 96 है, किसी की 2000 है। अगर किसी की 2000 है तो 2023 में वो कितने साल का होगा? अब उसकी एज वहां से डिराइव हो गई। चलिए इसको देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ये 5वां है। इसका एग्जांपल हमने क्या बताया था? डेट ऑफ बर्थ, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो गई, आप वहां से उसको डिराइव कर सकते हैं। तो होप क्लास की ये आपको समझ में आया होगा। तो आज अपनी क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।